अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हो? तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ, जो बहुत इंटरेस्टेड सा टॉपिक है। कुछ कैलकुलेशन भी है इसमें, लेकिन अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। कैलकुलेट, इसका पहला जो एडवांटेज है, पहला जो एप्लीकेशन है वो ये है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये पहले जो है मैं जब मैं कोलराश लॉ आपको स्टार्ट कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि डोयल हेकल जो इक्वेशन था, इससे हम बाकी सब कुछ मालूम कर सकते थे, लेकिन इससे हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम मालूम ना कर सके उस इक्वेशन से। तो कोलराश लॉ इसने वो जो बाहेकल ने जो एक्सप्लेन किया था वो भी एक्सप्लेन किए, लेकिन उसने ये इसके साथ ये भी एक्सप्लेन किया। अब इसने क्या किया, इसका जो एडवांटेज भी कैलकुलेट थी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो ये इसकी एडवांटेज थी, इसकी एप्लीकेशन थी। अब किस तरह देख ले, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं कर सकते हैं। दस वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग कोलराश लॉ, और इसको हम किस तरह मालूम करते हैं? कोलराश लॉ के जरिए। अब क्या देखें, कंसीडर एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, वी वांट टू डिटरमाइन इट्स डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम वीक से एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड का, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी मालूम करते हैं। किस तरह हम वीक कोलराश लॉ के जरिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मालूम करते हैं। तो देख ले, ये इक्वेशन कोलराश लॉ आपने पढ़ी होगी, क्योंकि जब आप ये पढ़ रहे हो एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ आपने जरूर पढ़ी होगी। लेमडा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो है, ये जो मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये इसके ज़ाहिर करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये किस के जरिए है, ये किस वजह से है? ये इस दो आयंस की वजह से, एसिटिक आयन, एसीटेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के हाइड्रोजन आयन की वजह से है। अच्छा, अब देख ले, ये इसके जरिए अगर हम ये दोनों मालूम हो तो हम ये मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मुझे मालूम नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? द इक्वेशन कैन बी अराइव्ड बाय नोइंग द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स KCl इन साल्ट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का C3COOH इसका साल्ट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो इसका साल्ट, और एक और स्ट्रांग एसिड, ये हम लेते हैं। आप ये सोचिए कि हम ये क्यों लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है, इसके बाद अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ कि हम क्यों लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये एज्यूम कर ले कि हम ये लेंगे, ये तीन अगर हमें मालूम हो तो इससे हम ये मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड और इसका एसिडिक एसिड और इसकी जो स्ट्रांग एक एसिडिक एसिड लेंगे और एक स्ट्रांग एसिड, और उस स्ट्रांग एसिड का साल्ट लेंगे। ये स्ट्रांग एसिड का साल्ट है ना, और ये क्या है, ये स्ट्रांग एसिड लिया और इस स्ट्रांग एसिड का ही साल्ट लेंगे, और एक वीक एसिड लिया, वीक एसिड का साल्ट लिया और इस वीक एसिड के साथ जो साल्ट लिया था जिस बेस का, वही साल्ट यहाँ पे यही पे लेंगे, इन दोनों का ये साल्ट लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसलिए आपको तकरीबन 20% भी समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आप नहीं समझ सकते 20% भी यहाँ को, इसको यहाँ पे आप जो इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ इसके साथ आप समझेंगे इसको। अच्छा, आप सिर्फ ये समझे कि किस तरह से ये आता है। अच्छा, ये इक्वल हो गई। अब एसिटिक एसिड की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितने पे है? KCl प्लस साल्ट C3COOH और माइनस KCl, ये मैंने एक के बराबर था ना, KCl, ये इक्वेशन मैंने ले लिया। KCl को अगर हम इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी KCl के, वो इसकी वजह से होगी, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो एसीटेट आयन और पोटाशियम
आयन की वजह से, और इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो पोटाशियम क्लोराइड आयन की वजह से होगी। अब मैंने आपको बताया कि 20% भी आप इसको नहीं समझोगे यहाँ पे, इसके बाद आप समझोगे इस पे कि क्यों मैंने लिखा यहाँ पे। सिर्फ आप ये समझे कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ये इसकी एडवांटेज है क्लोरोफिल की, कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इसके जरिए मालूम करते, जो हम एक्सपेरिमेंटली मालूम नहीं करते। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेंगे जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे दूसरे साइड पे, और जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स का साल्ट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ लेंगे, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का साल्ट है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ लेंगे। बस आप ये समझे, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह आप 90% 100% समझे। स्टूडेंट अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कहते कि आप सिर्फ ये जूम करेंगे, हम सिर्फ इक्वेशन लेते हैं। अब हम कहते कि वो तो मैंने लेकर था यार, अब आप किसी और एसिडिक एसिड के साथ एक और के लिए हम लेते कि टू नो मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डिल्यूशन फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हम किसी और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने एग्जूम किया कि मैं वीक एसिड के लिए तो जो NH4 पॉजिटिव, जो कि जो गेट वीक एसिड भी है इसको कहते हैं। अच्छा, साल्ट ऑफ दिस एसिड विद स्ट्रांग बेस, ये मैंने यही एसिड ले लिया, ये इसका साथ लिया किसके साथ, स्ट्रांग बेस के साथ, ठीक है। ये दोनों मैंने लिए। फिर क्या लेता हूं, टेक स्ट्रांग एसिड, और एक स्ट्रांग एसिड मैंने लिया HBr। फिर क्या, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड विद सेम बेस, यानी इस स्ट्रांग एसिड का साल्ट किसके साथ ले उस सेम बेस के साथ जिसके साथ आपने वीक एसिड का साल्ट लिया था, उस ही बेस के साथ आप स्ट्रांग बेस का साल्ट लोगे। फिर ये इक्वेशन इससे आ गई कि मैंने आपको बताया कि जो साल्ट है स्ट्रांग एसिड, और स्ट्रांग एसिड का जो साल्ट है वो वीक एसिड के साइड पे लेंगे, और वीक एसिड का जो साल्ट है वो स्ट्रांग एसिड के साइड पे लेंगे। फिर हमें तो ये मालूम करनी है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव, तो इसको हम इस साइड पे लेते हैं। अब ये इक्वेशन इससे हम डिराइव कर सकते कि इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी तो इसकी वजह, दोनों की वजह से, इसकी जो है वो इन दोनों की वजह से, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी तो इन दोनों की वजह। अब क्वेश्चन ये है, आप फिर भी कंफ्यूज होंगे कि ये हम क्यों लेते हैं, फिर डायरेक्ट इन दोनों को मालूम करके हम क्यों नहीं लेते। हाँ, अब इन दोनों की तो हमें मालूम नहीं है, अगर हमें इन तीनों की मालूम हो मोलर कंडक्टिविटी कंबाइंड, तो इससे हम मालूम कर किस तरह कि इसका जो H आयन है ये इस में है, और NH3 जो है वो इस में है, और जो अब ये दोनों रह गए, देखे ये तो यहाँ से मालूम होगी आपको, और ये आपको यहाँ से मालूम होगी। अब क्या रह गई, ये दोनों रह गई, ये दोनों आप कहाँ से मालूम करेंगे, इन दोनों को आप यहाँ से मालूम करेंगे, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन। अब मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इंशाल्लाह आप ऐसे भी बेहतर समझोगे इसके जब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इस पे। अच्छा स्टूडेंट, ये है न्यूमेरिकल। क्या है, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl, एसिटिक एसिड आर गिवन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। यानी हम मुझे इन तीनों की दी गई, ये कह रहा है कि आप एसिटिक एसिड के लिए मालूम कर लो। किस तरह मालूम करूंगा, एसिटिक एसिड खोद लूंगा, किस तरह देख ले, एसिटिक एसिड खोद ले लिया मैंने एक साइड पे। अच्छा, दूसरी साइड पे मैंने क्या लिया, एक स्ट्रांग एसिड, इसमें स्ट्रांग एसिड क्या HCl है, HCl ले लिया। मैं इसको देख रहा हूँ। अच्छा, अब क्या लूंगा, एक वीक साल्ट, इसका जो साल्ट होगा स्ट्रांग एसिड का, वो इस किस तरफ लूंगा, वो वीक एसिड के साइड पे लूंगा, प्लस वीक एसिड के साइड पे इसका साल्ट क्या है, NaCl है। क्या NaCl है ना, कह रहा हूं कि इस स्ट्रांग एसिड का जो साल्ट होगा वो वीक एसिड के साइड पे लूंगा, और वीक एसिड का जो साल्ट होगा वो स्ट्रांग एसिड के साइड पे लूंगा। स्ट्रांग एसिड पे साइड अगर मैं उसको लूँ तो क्या होगा, स्ट्रांग एसिड इसका साल्ट C3COONA, ये साल्ट हो गया वीक एसिड का स्ट्रांग एसिड के साइड पे, और स्ट्रांग एसिड का जो साल्ट होगा वो वीक एसिड के साइड पे लूंगा। अब इक्वेशन को प्रोसीड करता हूं।
सॉरी यहाँ को इसको मैं इसको माइनस कर दूँ। अच्छा जो दूसरा मैंने लिया था पहले पेज पे, इसमें आई थिंक मैंने यहाँ पे जमा लगाया था, तो यहाँ पे माइनस है। अच्छा अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ इनकी वैल्यू। अच्छा HCl की कितनी है, 0.1 प्लस, और अब के वीक इलेक्ट्रोलाइट से इसका क्या है, वीक के नया यहाँ पे सॉरी H नहीं है, यहाँ पे वी एन ए है, क्योंकि विच तो H तो हमें मालूम करना है, सॉरी ये मिस्टेक हुआ। अब मैं इसके लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा भी है, इसलिए कितनी है 91.0 माइनस, अब किया इसकी कितनी है HCl है, सॉरी हाँ एक मिस्टेक सा हुआ, HCl पहले पे HCl की वैल्यू जो है वो ये है 400, और फिर 91.0 माइनस 126.4। अच्छा अब देख लें इसको मैं जमा कर लूँगा, और इसको जिससे मेरे पास 390.7 ओ हम इनवर्स आप मालूम कर ले, मुझे तो मालूम है, मैंने मालूम किए, तो अगर आप इसके कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी CM इनवर्स, जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है। अब इसकी और एक जो एप्लीकेशन है, अब स्टूडेंट अब कोलराफ्स लॉ का जो दूसरा बेनिफिट, दूसरा इंपॉर्टेंस है वो ये कि इसके ज़रिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम करते हैं। किस तरह कि फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ lambda Cm is the molar conductivity of solution at a given concentration, अगर हमें गिवन कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो, यानी आप कोई कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी मालूम हो, एंड lambda m इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, lambda m जो है मोलर कंडक्टिविटी हो अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये अल्फा मोलर डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, lambda Cm lambda यानी मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये तो हमें मालूम होगा ना, फॉर द वीक डिग्री ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन कंसंट्रेशन, ये तो हमें मालूम होगा। इसको हम किस तरह से मालूम करेंगे, द वैल्यू ऑफ lambda m मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कोलराफ्स लॉ। कोलराफ्स लॉ के जरिए हम इसकी वैल्यू मालूम करेंगे। इसका जो खुलासा मैं आपको बताऊँ ये है कि अगर हमें किसी सोल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन मालूम हो, और हमें कोई कह दे कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम कर ले, तो किस तरह मालूम कर लेंगे, ये तो हमें मालूम होगी डिग्री ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन सॉल्यूशन, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कोलराफ्स लॉ के जरिए मालूम करेंगे, जिसके बाद हम इस पे इक्वेशन अप्लाई करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम करेंगे। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या मालूम कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं। स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या है पहले इसको समझे। ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जो विच dissolve very little, यानी बहुत कम डिजॉल्व होता है जो वाटर में, इन वाटर। समझ गए क्या कि हम स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं इसके जरिए। किस तरह इसकी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल सॉल्ट को आप समझ गए। अब देखिए दे डिसॉल्व वेरी लिटिल, देयर सॉल्यूशन आर कंसीडर्ड इनफाइनाइटली डाइल्यूट। जब वो बहुत कम मिकदार में डिसॉल्व हो, डिसोल्यूशन हो इसकी बहुत कम मिकदार में,
तो इसका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वाटर होंगे, क्योंकि वो कम डिजॉल्व हुए तो कम होंगे, वाटर ज़्यादा होंगे तो डाइल्यूट होगा डेफिनेटली। देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, सॉरी, देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी। इसका जो कंसंट्रेशन होगा, इसका वो सॉल्युबिलिटी, जितने वो सॉल्युबल तो ही तो इसका कंसंट्रेशन भी होगा ना। यानी 2 मोल वो सॉल्युबल है या 3 पार्टिकल इसकी सॉल्युबल है, तो 3 पार्टिकल इसकी जब सॉल्युबल है तो ये इसकी कंसंट्रेशन भी हो गई इस सोल्यूशन, इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में। यानी 3 आयंस जो है वो 3 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्युबल हो गए, इसके 3 मॉलिक्यूल। ये इसकी जब 3 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गए तो ये इसकी कंसंट्रेशन भी हो गई, तो इसलिए ये इसकी कंसंट्रेशन होगी बाय डिटरमाइनिंग द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और अगर हम इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसी तरह मालूम कर ले, वो तो इसी तरह अपने इजी तरीके से आप मालूम करोगे, एंड मोलर कंडक्टिविटी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर लेंगे, एट गिवन सोल्यूशन इन मोलर कंडक्टिविटी ए गिवन कंसंट्रेशन पे। तो हम क्या मालूम करेंगे इसकी वी फाइंड इट्स सॉल्युबिलिटी, तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी मालूम करते हैं। किस तरह? ये फार्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी। मोलरिटी की कंसंट्रेशन है, इसकी जगह हम सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखा कि देयर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू देयर सॉल्युबिलिटी, ये इसकी सॉल्युबिलिटी के बराबर होगा। अब हम सॉल्युबिलिटी को मालूम करें, सॉल्युबिलिटी को इस साइड पे लाते हैं और ये इक्वेशन मेरे साथ आ गया। और अब यहाँ पे लेमडा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, तो इसको हम कोलराश लॉ के जरिए मालूम करते हैं। ये कोलराश लॉ का इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो वैल्यू है वो हम कोलराश लॉ के जरिए मालूम कर लेंगे, बाकी वैल्यू तो हमें मालूम है, तो हम इजीली इसी तरह इजी तरीके से स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी मालूम करेंगे कोलराश लॉ के जरिए, क्योंकि कोलराश लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है कोलराश लॉ का, कि इस कोलराश लॉ के जरिए हम इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पे हम मालूम करते हैं। ठीक है।